न थे और उससे युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। सिंध और मुल्तान के शासक नसीरुद्दीन कबाचा और गजनी के सुल्तान ताज-उद-दीन याल्दोज ने इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और स्वयं लाहौर प्रांत पर अधिकार करने का प्रयास करने लगे। इल्तुतमिश के समक्ष मुख्य समस्या यह थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई अस्थिर दशा का लाभ उठाकर कुछ मुसलमान सूबेदारों ने स्वयं को घोषित कर दिया। बिहार और बंगाल के सूबेदार अली मर्दान ने दिल्ली से अपने संबंध तोड़ दिए और स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसी भांति हिंदू राजाओं ने भी स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया। उन पर सुल्तान का प्रभाव नाम मात्र का रह गया। इन सभी समस्याओं का इल्तुतमिश ने सफलतापूर्वक सामना किया। उसने अपने अदम्य साहस और विवेक का परिचय दिया और साम्राज्य को विघटित होने से बचा लिया। उसने सर्वप्रथम विद्रोही सूबेदारों का दमन किया। सर्वप्रथम उसने कुतुबी और मुइज्जी सूबेदारों या अमीरों की ओर ध्यान दिया जो इल्तुतमिश के सम्राट बनने से नाखुश थे और सिंहासन पर कानूनी रूप से अपना अधिकार समझते थे। इल्तुतमिश ने उनको दिल्ली के पास इतनी बुरी तरह हराया कि वे दोबारा सिर उठाने का साहस न कर सके। इन अमीरों को परास्त करने के पश्चात इल्तुतमिश अपनी स्थिति को मजबूत किया और उस खतरे का मुकाबला करने की तैयारी करने लगा जो गजनी की तरफ से उठ रहा था। गजनी के सुल्तान ताज-उद-दीन याल्दोज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात नसीरुद्दीन कबाचा को हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया और पंजाब में उसने अपने पैर जमा लिए। इल्तुतमिश उत्तरी सीमा पर अपने इस शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए इल्तुतमिश एक बड़ी सेना लेकर उसका मुकाबला करने के लिए तराइन के ऐतिहासिक मैदान में 1215 ईस्वी में पहुँच गया। ताज-उद-दीन याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें ताज-उद-दीन की हार हुई और उसे कैद करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने एक घातक प्रतिद्वंदी से मुक्ति पाई और चैन की सांस ली। ताज-उद-दीन याल्दोज से मुक्ति पाने के बाद इल्तुतमिश ने अपने दूसरे ताकतवर प्रतिद्वंदी नसीरुद्दीन कबाचा से खतरा उत्पन्न हो गया। वह सिंध और मुल्तान का शासक था। इसने भी पंजाब के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था जो इल्तुतमिश को असहनीय था, इसलिए उसने 1217 ईस्वी में नसीरुद्दीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उसे पंजाब से बाहर कर दिया। इस समय इल्तुतमिश अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था, इसलिए उसने नसीरुद्दीन का पीछा नहीं किया और उसे परास्त करके छोड़ दिया और लगभग एक दशक तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 1227 ईस्वी में पुनः उसने नसीरुद्दीन पर आक्रमण किया और पहले उसे ऊंच मुल्तान में हराया और फिर भक्कर में नसीर बुरी तरह परास्त हुआ और अपने प्राण को बचाने के लिए भागा, परंतु नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार इल्तुतमिश के एक पुराने शत्रु का अंत हुआ। यह पहले ही बताया जा चुका है कि बंगाल एवं बिहार में अली मर्दान खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यद्यपि 1212 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर भी बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार कर रखी थी। जब इल्तुतमिश ने गियासुद्दीन खिलजी से अधीनता स्वीकार करने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी में एक सेना बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं लेकर गया। इससे गियासुद्दीन डर गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया एवं एक बहुत बड़ी राशि देने को तैयार हो गया। लेकिन जब तक शाही फौज वापस दिल्ली पहुंचती, बंगाल में पुनः विद्रोह हो गया और गियासुद्दीन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे इल्तुतमिश अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन को तुरंत बंगाल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। नसीरुद्दीन तुरंत ही आदेश का पालन करने के लिए अवध से चल पड़ा। नसीरुद्दीन और गियासुद्दीन का भीषण युद्ध हुआ जिसमें गियासुद्दीन हार गया और मारा गया। उसके साथ अनेक खिलजी सरदार और सैनिक मारे गए और अनेक कैद में डाल दिए गए। इस प्रकार बंगाल पर दिल्ली का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश को राजपूतों से भी युद्ध करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद ग्वालियर और रणथंभौर ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और बाद में अनेक राजपूत राज्यों ने इनका अनुसरण किया। इसलिए तुर्कों की प्रतिष्ठा पश्चिम भारत में पुनः स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश का इन राज्यों से युद्ध करना अनिवार्य था। जब 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया,
उस समय वहाँ पर मंगलदेव का शासन था। मंगलदेव ने इल्तुतमिश का डटकर मुकाबला किया। लगभग 11 महीने के ज़बरदस्त संघर्ष के बाद इल्तुतमिश 1232 में ईस्वी में युद्ध जीतने में सफल हुआ और उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने 1235 तक मालवा, उज्जैन, रणथंभौर, मांडू पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश अपने पुत्रों की कमजोरियों एवं अयोग्यता से भली भांति परिचित था, इसलिए उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया बेगम को अपना उत्तराधिकारी चुना। वह कहा करता था कि मेरे पुत्र सुंदरियों एवं विलासिता के प्रेमी हैं और उनमें से कोई भी सुल्तान बनने के योग्य नहीं, वे शासन चलाने के लायक नहीं। मेरी मृत्यु के बाद तुम पाओगे कि मेरी पुत्री रजिया से अधिक शासन चलाने में समर्थ कोई और नहीं। लेकिन अधिकांश अमीरों को यह पसंद नहीं था कि उनके ऊपर एक स्त्री शासन करे, इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध शहजादे रुक्न उद्दीन फिरोज को रजिया बेगम के स्थान पर सुल्तान बनाया, लेकिन वह केवल एक पियक्कर ही साबित हुआ। लेनपोल उसके विषय में लिखता है, द फर्स्ट रूलर फिरोज शाह वाज ए हैंडसम, जेनरस, सॉफ्ट हार्टेड, convivial, fond of feast, young fool who spent his money upon singers and buffoons and worse, and swaying drunk upon his elephant through the bazaars, showered real gold upon the admiring crowd. रुक्न उद्दीन फिरोज तो शराब और सुंदरियों में व्यस्त रहता था, जबकि शासन का कार्यभार उसकी माँ शाह तुर्कान द्वारा संभाला जाता था। उसने अपने विरोधियों से मुक्ति पाने में काफ़ी जल्दी की और उसने किसी को अपदस्थ करके और किसी को कत्ल करके अपने विरोधियों को समाप्त करने का प्रयास किया। उसने इल्तुतमिश के नवजात पुत्र कुतुबुद्दीन का बेरहमी से कत्ल करवा दिया और रजिया को भी कत्ल करवाने का असफल प्रयास किया। भाग्यवश रजिया जान बचाने में सफल रही, लेकिन इस घटना ने राज्य में अनिश्चितता और अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। रुक्न उद्दीन और शाह तुर्कान को सिंहासन से उतार दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में रुक्न उद्दीन की मृत्यु हो गई और रजिया को सुल्तान बनाया गया। इस प्रकार 7 माह के शासन के बाद दिल्ली की गद्दी पर रजिया आसीन हुई। वह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ने शासिका बनकर एक महान प्रशासक के रूप में परिचय दिया। उसने मुल्तान, लाहौर, झांसी में हुए उपद्रवों को शीघ्र ही दबा दिया। रजिया का वजीर मोहम्मद जुनैदी जो उसका प्रमुख विरोधी। बाकी अगले पार्ट में।